Hello, my dear students. Students, today we are going to start new organelle, and the name of the new organelle is mitochondria. Mitochondria is the name of the new organelle that we are going to start today. But a mitochondria was first of all seen by a scientist named as Kolliker. It was seen by scientist Kolliker in the year 1880. Got it? And mitochondria present name was given by scientist Benda. So Benda, scientist, gave the present name mitochondria. So present name mitochondria was given by scientist Benda. Now let's learn about the occurrence. कहाँ पे मिलती है हमें mitochondria? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सारे के सारे एरोबिक यूकैरियोट्स में होगी. ऑब्वियसली बेटा जो रेस्पिरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन दे आर एरोबिक, राइट? सो इट इज़ फाउंड इन ऑल एरोबिक यूकैरियोट्स. सो व्हाट आर यूकैरियोट्स? यू मीन्स ट्रू, राइट? तो वी नो दैट यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बाय यूजिंग ऑक्सीजन, दे आर एरोबिक यूकैरियोट्स. ओके. और कहाँ पे होती हैं बेटा ये? दे आर प्रेजेंट इन ऑल द एरोबिक यूकैरियोट्स, बट रिमेंबर वन थिंग, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. वी नो दैट प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती ही नहीं है. They are absent in prokaryotes. Even they are absent in the mature RBCs. ये मैंने कई बार ही बता दिया आपको पहले भी कि RBCs में मैक्सिमम ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं. उसका आपको रीज़न भी पता है वो क्यों नहीं होती हैं. उसका रीज़न यही होता है कि जो ये RBCs होते हैं उनका मेन काम ऑक्सीजन को कैरी करना होता है. ओके. तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर जाती है तो उनको नीड ही नहीं है. ओके. So they are absent in mature RBCs and they are even absent in the parasites. बेटा parasites जो होते हैं, जो parasitic जो organisms होते हैं उनमें भी absent होते हैं in the parasites. Clear? So discovery done, occurrence done. अब हम बात करेंगे पोजीशन की. सेल में इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर कहाँ पे मिलती है? नाउ सेल का जो पोर्शन जितना ज़्यादा एक्टिव होएगा, राइट, तो वहाँ पे ये इकट्ठी हुई होगी. सो दे आर फाउंड इन द मोस्ट एक्टिव रीजन ऑफ द सेल. सो दे आर फाउंड इन मोस्ट एक्टिव रीजन ऑफ द सेल. ओके. तो सेल का जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रीजन होगा ये वहाँ पे मिलेगी, राइट? अगर मैं बात करूँ सिलिया और फ्लैजेला की, बेटा सिलिया और फ्लैजेला के बेस पे मिलेगी. इन सिलिया एंड फ्लैजेला माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड एट देयर बेस. क्यों? वहाँ पे फिर एनर्जी चाहिए ना उनको मूव करने के लिए, सिलिया और फ्लैजेला को. इन सिलिया एंड फ्लैजेला माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड एट द बेस. वहाँ पे इकट्ठी हुई होती हैं काफ़ी सारी. ओके. सो ये मैंने कुछ आपको पोजीशंस बता दी कहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिल सकती है सेल के अंदर. अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की. बट आपको पता है ना मॉर्फोलॉजी में हम क्या कुछ पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम उसका शेप, साइज़, नंबर, एवरीथिंग हम डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रक्चर, राइट? तो हम पहले बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की. तो मॉर्फोलॉजी में हम पहले बात करेंगे फॉर्म की. फॉर्म मतलब क्या क्या शेप्स हैं इसकी. बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना वो यूजली, अगर मैं बात बताऊँ, यूजली इसकी जो शेप होती है वो सॉसेज शेप होती है. सॉसेज पता है जो कप के नीचे ऐसे प्लेट्स नहीं होती, राइट? कप के नीचे प्लेट्स होती उनको सॉसेजेस बोलते हैं. सो दे आर यूजली सॉसेज शेप्ड, बट दे कैन बी सफेरिकल भी हो सकती हैं. दे कैन बी ओवल, दे कैन बी सिलेंड्रिकल. ये शेप्स भी इसमें हो सकती हैं. दे कैन बी फिलामेंटस, right, and they can be spiral, they can be elliptical. So many shapes they are available for them.
सो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, मैं इसकी शेप की बात करूँ तो सॉसेज शेप इज़ द मोस्ट वन। बाकी शेप्स भी मिलती हैं, ओवल, सिलेंड्रिकल, फिलामेंटस, स्पायरल, एलिप्सॉइडल। नाउ व्हाट अबाउट द साइज़? साइज़ क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ है वो वेरी करता है। दैट वेरीज, हाउ इट वेरीज? इट वेरीज फ्रॉम 1 to 4 माइक्रोमीटर्स। बेटा ये मैं लेंथ की बात कर रही हूँ, 1 to 4 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द डायमीटर, सी द डायमीटर, जो बेटा इनका डायमीटर है, डायमीटर इज़ अबाउट 0.2 to 1 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ओके। और जो यीस्ट सेल होता है, यीस्ट, यू नो दैट यीस्ट इज़ अ यूकैरियोट, फंजाई में आता है ये। यीस्ट सेल्स में सबसे छोटी साइज़ की माइटोकॉन्ड्रिया होती है। यीस्ट सेल्स हैव स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर। कितना नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? बेटा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करेगा सेल की नेचर पे। सेल टू सेल डिपेंड करता है। अगर सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होएगी, अगर सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो कम होएगी, राइट? सो नंबर डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी, एज एंड द टाइप ऑफ द सेल। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया depends upon age, activity and the type of cell. सेल की टाइप क्या है, किस तरह का सेल है? तो जितने भी ग्रोइंग सेल्स होते हैं, ग्रो कर रहे हैं जो भी सेल्स, ग्रोइंग, डिवाइडिंग, एंड अगर कोई भी सेल्स कुछ एक्टिवली बना रहे हैं, इवन एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल्स, दे ऑल कंटेन मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वी नो दैट। रीज़न हमें पता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोवाइड करनी है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं जैसे नंबर की, तो जो इंसेक्ट होता है बेटा, इंसेक्ट के जो मसल्स होती हैं, दे आर वेरी एक्टिव। इंसेक्ट के मसल सेल्स में कितना नंबर होता है पता है इसका? 5000 इन अ सेल। ओके, सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द सेल। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल बताऊँ, प्लांट सेल। बेटा हमें पता है जो प्लांट है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ना तो उनको लोकोमोशन शो करनी है ना, उनकी एनर्जी की नीड भी बड़ी कम होती है। सो प्लांट्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल, राइट? सो प्लांट सेल हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल। इसका रीज़न क्या है? एक तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, दूसरी बात प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट में खुद एटीपी बन जाती है, तो उनको इतनी माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती। सो प्लांट्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल बिकॉज देयर क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो फॉर्म्स एटीपी, बिकॉज देयर क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो फॉर्म्स एटीपी, इसीलिए। ओके, राइट? नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन, अगर मैं आपको केमिकल कॉम्पोजिशन बताऊँ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसमें केमिकली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है अंदर। सो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है ये। सो केमिकल कॉम्पोजिशन माइटोकॉन्ड्रिया की, सी प्रोटीन्स इसमें होते हैं अबाउट 60 to 70%। सो 60 to 70% प्रोटीन्स आर देयर। लिपिड्स कितने हैं इसमें? लिपिड्स हैं अबाउट 25 to 35%। RNA 5 to 7%। DNA काफ़ी स्मॉल होता है, थोड़ा सा DNA, बट लेकिन DNA होता है कि इसीलिए बेटा हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं, क्योंकि ये अपने खुद के, इसके पास खुद का DNA होता है, खुद के राइबोसोम्स होती है और ये खुद के अपने कुछ प्रोटीन्स बना लेती है। तो DNA भी हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट है बीच में, लाइक मैंगनीज, कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑल। कैल्शियम
phosphate. So this is about the chemical composition of mitochondria. Now let's learn about the structure of mitochondria. Now the structure of mitochondria. For studying the structure, we need to draw the diagram. So here I have made the outline of this mitochondria. See here. Right? Structure of mitochondria. सबसे पहले मैं आपके लिए लेबलिंग करने वाली हूँ. Yes, students, please note it. It's very very important. सबसे बाहर this one is the outer membrane. This is the outer membrane. And this one is the inner membrane. आपने देखा एक चीज़ नोट करी, इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोल्ड हुई है. ये क्यों हुई है फोल्ड, ये मैं करूँगी, आपको बाद में बताऊँगी ये चीज़. ये जो अंदर मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ, दिस वन इज़ इट्स DNA. ओके, ये सारा अंदर जो मैं ऐसे डॉटेड सब बना रही हूँ, दिस वन इज़ द मैट्रिक्स और स्ट्रोमा और द ग्राउंड सब्सटेंस. दिस वन इज़ द मैट्रिक्स. ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस नज़र आ रही है. दिस इज़ नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. दिस इज़ नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ओके, और ये जो फोल्ड हुई स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है बेटा, दीज आर नाउ नोन एज क्रिस्टे. क्या बोलेंगे इनको? क्रिस्टे या क्रिस्टा इज़ अ सिंगुलर वन. तो DNA सर्कुलर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, क्रिस्टा हो गया, और बीच में कुछ RNA के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. सी, RNA मॉलिक्यूल्स. वेट, सो ओके, RNA. ओके, सो क्रिस्टा, RNA मॉलिक्यूल्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और खुद के राइबोसोम्स भी. ये देखो राइबोसोम्स बीच में. सो दीज आर द राइबोसोम्स. मैं आपको बता दूं बेटा, जो इसके राइबोसोम्स होते हैं ना, उसका नेचर होता है 55S. अभी तक हमने कभी नहीं पढ़े थे ये 55S. अब न्यू आ गए हैं ना, ये नया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है इसका. क्लियर? तो मैंने एक तरह से अभी आउटलाइन से आपको डायग्राम ये करवा दी. अब मैं डिस्कस करूँगी इसकी स्ट्रक्चर डिटेलिंग में. तो शुरू करते हैं इसकी स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेम्ब्रेन्स की. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप योर आइज़ ऑन द डायग्राम. तो फर्स्ट हम बात करेंगे मेम्ब्रेन की. मेम्ब्रेन, बोथ द मेम्ब्रेन्स, अगर मैं बात करूँ दोनों मेम्ब्रेन्स की, इनर और आउटर दोनों की, तो इसकी जो हमारे पास डायमेंशन है दैट इज़ अबाउट 60 to 75 एंगस्ट्रॉन्ग्स इन विड्थ. राइट, दोनों आउटर भी और इनर भी. राइट, क्लियर? और बेटा आप देख रहे हो जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इनर दोनों के बीच में एक स्पेस नज़र आ रही है, उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस और पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस और इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. मैं इसको एक और नाम से लिख रही हूँ यहाँ पे. क्या बोलते हैं इसको हम? पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस. ओके, एक और नाम इसका पेरी मेम्ब्रेनल के अलावा मैंने अभी बताया इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. I'm writing it here, intermembranal space. ओके, और अगर मैं स्पेस की बात करूँ, उसकी कितनी विड्थ होती है स्पेस की? दैट इज़ अबाउट 80 to 100 एंगस्ट्रॉन्ग्स. बेटा मैं एक्सप्लेनेशन सारी साथ साथ में लिखती जा रही हूँ. आई एम नॉट राइटिंग इन थ्योरी. ओके, अब हम देखो, मैंने मेम्ब्रेन्स की डिस्कशन अभी कर दी. अब मैं आपको आउटर मेम्ब्रेन को डिटेलिंग में स्टडी करवाऊंगी. आउटर मेम्ब्रेन बेटा स्मूथ है. देखो आप देख ही रहो खुद ही कितनी स्मूथ है, सारी की सारी, कोई वेवी नहीं है. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कि हर एक चीज़ यहाँ से एंटर कर सकती है. सो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज़ स्मूथ, फ्रीली परमिएबल. It is smooth and freely permeable. Right? Got it, students? और इनर मेम्ब्रेन की बात करूँगी बेटा. इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. सी, इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. ओके, तो चीज़ें सिलेक्ट होकर
एक सारी की सारी चीज़ें मूव नहीं करेंगी अंदर, दे कीप ऑन मूविंग इनसाइड सेलेक्टिवली। ओके, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, अब ध्यान से देखो एक चीज़, ध्यान से, जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये वाली, मैं डायग्राम पे 1 मिनट फोकस करती हूँ। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, उसका जो आउटर सरफेस होता है, ये वाला, इधर वाली साइड, उसको हम बोलते हैं सी फेस। क्या बोलते हैं? सी फेस, क्योंकि वो कहाँ, वो आउटर चैम्बर की तरफ है। बेटा ध्यान दो, मैं इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को एक और नाम से बुला सकती हूँ, आउटर चैम्बर, और ये जो अंदर मैट्रिक्स है जहाँ पे ये जगह है, उसको बोलूँगी इनर चैम्बर, राइट। सो दिस वन इज ऑल्सो नोन एज आउटर चैम्बर, and this one is inner chamber. आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर, राइट। तो क्योंकि ये मेम्ब्रेन है बेटा, आपको याद होगा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है, याद है ना। तो बाइलेयर होती है, एक बाइलेयर तो इधर वाली साइड है, एक बाइलेयर इधर वाली साइड है। So, inner mitochondrial membrane has outer surface called cytosol or C phase towards outer chamber, whereas inner surface is towards matrix, that is known as M phase. M phase बोलते हैं, right? और जो inner membrane है that is folded, मैंने अभी बताया है inner membrane is folded, and that folded to form crista और cristae. क्या बनाएंगे वो? क्रिस्टे बनाएंगे, that folded to form cristae, right? तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्रिस्टों के बारे में, क्रिस्टे। तो मैंने मेम्ब्रेन्स पढ़ा दी अभी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उनकी डिस्कशन कर दी। अब हम बात करेंगे क्रिस्टे की। बेटा क्रिस्टे अराइज कहाँ से हुए हैं? ध्यान से अगर आप देखो येलो डायग्राम, अगर आप ध्यान से देखो, क्रिस्टे अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन बाय फोल्डिंग। So they arise from inner membrane. देखा जाए ये माइटोकॉन्ड्रिया की लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। दे आर एट राइट एंगल्स टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ, ये देखो, ये क्रिस्टा, ये क्रिस्टा, ये क्रिस्टा, सो दे आर एट राइट एंगल्स, दे आर एट राइट एंगल्स to the long axis of mitochondria, to the long axis of mitochondria. और बेटा इनकी जो शेप है ना क्रिस्टे की, वो अलग अलग होती है शेप। जिगजैग हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है, वेसिकल लाइक हो सकती है, ट्यूब्यूल लाइक हो सकती है, सो मैनी शेप्स। सो देयर आर मैनी शेप्स ऑफ क्रिस्टा या क्रिस्टे। कौन कौन सी? जिगजैग, ट्यूबुलर, वेसिकल लाइक, प्लेट लाइक, so many shapes they are available for क्रिस्टे, राइट। क्रिस्टे का नंबर भी बेटा वेरी करेगा, जितना ज़्यादा एक्टिव सेल होएगा उसमें उतने ज़्यादा क्रिस्टे होंगे, ओके। So their number also varies. Number of crista also varies. Right? तो क्रिस्टा करते क्या है? अब ध्यान से एक चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे डायग्राम में। ये देखो बेटा, ये क्रिस्टा ने क्या करा? सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया एंजाइम्स वगैरह के वर्क करने के लिए। अगर यही चीज़ स्ट्रेट होती तो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इस पर एफिशिएंसी नहीं मिल पाती उनको वर्क करने की। अब क्योंकि सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया है, इसीलिए जो क्रिस्टे जितने ज़्यादा होंगे एक माइटोकॉन्ड्रिया में, वो उतना ज़्यादा सेल एक्टिव होगा और माइटोकॉन्ड्रिया उतनी एक्टिव होएगी, राइट। सो क्रिस्टे बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिस्टे? क्रिस्टे इंक्रीज, व्हाट दे इंक्रीज? क्रिस्टे इंक्रीज द इनर सरफेस एंड प्रोवाइडिंग इनफ स्पेस
स्पेस फॉर एंजाइम्स टू एक्ट। तो एंजाइम्स के एक्ट करने के लिए ये क्रिस्टे बहुत स्पेस प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो मैंने मेम्ब्रेन्स बता दिया आपको, और मैंने साथ साथ में आपको क्या बता दिया, यस, क्रिस्टे। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। हाँ जी बेटा, मैट्रिक्स की बात करेंगे। बेटा मैट्रिक्स जेल लाइक होता है, इट इज़ जेल लाइक मटीरियल। सो इट इज़ जेल लाइक मटीरियल। और ये कहाँ प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इनर टू इनर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इनर टू इनर मेम्ब्रेन, है ना। डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, सी दिस इज मैट्रिक्स प्रेजेंट इनर टू इनर मेम्ब्रेन। और मैट्रिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज इनर चैम्बर, दे आर कॉल्ड एज इनर चैम्बर। और मैट्रिक्स में होता क्या है बेटा, मैट्रिक्स हैज़ प्रोटीन्स, मैट्रिक्स हैज़ राइबोसोम्स, मैट्रिक्स हैज़ RNA, matrix has enzymes, matrix has DNA. So all the things, even matrix has minerals. मिनरल्स में पहले भी कुछ बता चुकी हूँ आपको, लाइक क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैंगनीज, राइट। और बता दूँ जो ATP होती है, ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वो कहाँ बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही बनती है। सो ATP इज़ formed in matrix by enzyme and name of the enzyme is ATPase, जिसके पीछे ase लगा होता है वो enzyme होता है। So ATP is formed by ATPase enzyme, right? So this is about the matrix. Now fourth point is oxysomes. ये क्या है oxysomes? अब हम देखेंगे डायग्राम में। बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। बेसिकली 5 तरह के एंजाइम्स होते हैं, NADP रिडक्टेस, FADH2 रिडक्टेस एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। थर्ड होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फिर होता है साइटोक्रोम रिडक्टेज, और फिफ्थ आता है ATPase और ऑक्सीसोम। ये जो मैं रेड कलर में शो कर रही हूँ ना आप लोगों को, ये मैं ऑक्सीसोम्स बता रही हूँ, बाकी मैंने नहीं लिखे हैं। इनका मेन रोल होता है ATP बनाने में, तो मैंने सिर्फ यहीं पे ये डिस्कस करे हैं। अदरवाइज इन द चैप्टर्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस, राइट। सो अब हम बात करेंगे ऑक्सीसोम्स की। सी बेटा ऑक्सीसोम्स जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। Oxysomes are present on inner mitochondrial membrane, right? इनको एक और नाम से भी जानते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, ये देखो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, लॉलीपॉप शेप्ड और रैकेट शेप्ड, इस तरह से, राइट। ये पोर्शन है F0, राइट, और ये है ये F1। सो जो बेस होता है, दिस वन इज़ बेस, बेस पीस को हम बोलते हैं F0, और ये है स्टॉक और ये है हेड। स्टॉक और हेड को मिलकर हम बोलते हैं F1। सो दे आर नोन एज F0 F1 पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, राइट। एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। अगर मैं इनका नंबर बताऊं आपको, तो जो ऑक्सीसोम्स होते हैं ना, ऑक्सीसोम्स जो होते हैं, दे आर अबाउट 1 × 10⁴ to 1 × 10⁶ in number in single mitochondria, in single mitochondria. See their number. और ऑक्सीसोम एक्चुअली होता ही क्या है, ऑक्सीसोम होता है एक्चुअली ATPase एंजाइम, जिसका काम होता है ATP बनाना। सो दिस प्रोड्यूसेस ATP. गॉट इट?
राइट स्टूडेंट्स। सो इनकी स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ कि कैसी लगती है, लॉलीपॉप लाइक या रैकेट लाइक। क्लियर। और मैं बात करूँगी लास्ट पार्ट इसका, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस, तो सबसे पहला फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बनती हैं, ATPs बनती हैं, बिकॉज इट कैन फॉर्म ATP, राइट। इसके अलावा मैं और बताऊँ आपको कि ये जो पावर हाउस के अलावा इसको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल बैटरीज़। क्या बोलेंगे, सेल बैटरीज़। इसके अलावा और क्या बोलेंगे, इसको ATP मिल्स भी बोल सकते हैं हम। दे आर नोन एज ATP मिल्स और सेल बैटरीज़। अनदर फंक्शन, सेवरल अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद बना लेती है। सेवरल अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं इसकी। वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ओके, सो दीज टू आर सिंथेसाइज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ, राइट। थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम व्हेन रिक्वायर्ड। वो तो पता ही है, तभी मैंने बोला था इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया कैन रिलीज एंड स्टोर कैल्शियम। स्टोर भी करती है, जब नीड होती है तो रिलीज भी कर देती है, राइट। और लास्ट, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स हैज़ एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स बनाने के लिए इसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए। सो बेटा ये होगी हमारी अब सारी ऑर्गेनेली, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ओके स्टूडेंट्स, देन बाय बाय। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।